गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग आनुवंशिक तत्व अथवा आनुवंशिक यौगिक या अणु डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए एज ए genetic material, as a genetic मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। एक आनुवंशिक यौगिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। पूरे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, अर्थात एक डीएनए अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर लेता है। इस तरह से हमारे शरीर में या हमारे जैव तंत्र में जो बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा कोई यौगिक नहीं है या ऐसा कोई अणु नहीं है जो अपनी कॉपी पुनः तैयार कर ले या फिर से तैयार कर ले। ये क्षमता केवल डीएनए में है। और इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डीएनए ही जो है आनुवंशिक तत्व है। अब आइए चलते हैं, हम डीएनए को डिटेल में पढ़ते हैं कि डीएनए होता क्या है। जैसे इसके बारे में आप जाएंगे तो बहुत कुछ जो है समय पर जो है 19वीं शताब्दी में ही जो है 1900 मान सकते हैं 1928 से लेकर के 1953 तक या उसके आगे भी जो है ये डीएनए के बारे में सतत खोज चल रहा। अभी भी डीएनए के बारे में रिसर्च होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पहला एक्सपेरिमेंट जब हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक यौगिक है कि नहीं है कि कोई और है, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, रूपांतरण का, जिसमें उन्होंने जो है माइकोबैक्टीरियम को जो है या कह सकते हो आप एक जीवाणु को जो है आधार बना करके चूहे पर प्रयोग किया उन्होंने। उसके दो स्ट्रेन्स को, एक जो है जो वायरुलेंट था, दूसरा नॉन वायरुलेंट था, एस टाइप और आर टाइप आप पढ़े होंगे, उसको आधार बना करके इन्होंने ये किया। और फिर उन्होंने ये स्थापित किया कि डीएनए ही वास्तव में आनुवंशिक यौगिक है। बाद में उन्हीं के कार्य को आगे जा करके मैक्लॉयड, मैककार्टी और एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने 1944 में उसको फिर से प्रूव कर दिया कि हाँ वास्तव में जो है डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। आगे और जा करके जो है अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरे प्रयोग करके पुनः इसको प्रूव कर दिया कि डीएनए ही वास्तविक रूप से आनुवंशिक यौगिक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह डीएनए ही आनुवंशिक यौगिक है, क्योंकि प्रकृति में विषाणु जैसे जो है पार्टिकल या तत्व पाए जाते हैं जिनमें आरएनए भी जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ऐसे बहुत सारे जो है विषाणु हैं, वायरस हैं, जहाँ पर डीएनए नहीं होता, केवल आरएनए होता है। तो विषाणुओं में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और ऐसे जो विषाणु जहाँ आरएनए केवल पाया जाता हो उनका जीन या उनका आनुवंशिक तत्व डीएनए ना होकर के आरएनए होता है। चलिए हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज डीएनए। तो वास्तव में जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी लिखा पड़ा आप पाएंगे मतलब लिखा हुआ। तो होता क्या है कि डीएनए वास्तव में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? अब ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है
कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो वास्तव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। जैसे आप पॉलीथीन पढ़ते हो, पॉलीएथिलीन का पॉलीमर है, बहुत बहुलक है उसका, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिनसे जो है डीएनए बनता है। तो फिर आगे प्रश्न आ गया कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड वास्तव में दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक फास्फोरिक एसिड H3PO4 और न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। H3PO4 क्या है? एक फास्फोरिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड। H3PO4 क्या है? एक इनऑर्गेनिक एसिड है जहां फॉस्फेट है और डायरेक्ट उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है और बाकी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उससे जुड़े होते हैं। इस तरह से ये संरचना है इसका। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड वास्तव में दो चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेसिस। तो इसके अंतर्गत दो चीजें हैं न्यूक्लियोसाइड को अगर हम बांटें, इसमें क्या है? तो उसमें है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस यानी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोज शुगर क्या है? व्हाट इज पेंटोज शुगर? ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन है। उसका सूत्र कैसे लिखेंगे? C5H10O5। ये पेंटोज शुगर है। इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वो इस तरह से बनेगा। पेंटोज शुगर को अगर संरचना के रूप में देखना है तो इसको हम इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट हो गया, यहाँ कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन फिफ्थ, इस तरह से। और ये सब जो है वैलेंसीज, इसके जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े होते हैं इस तरह से। ये पेंटोज शुगर का फॉर्मूला। फिर नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? व्हाट इज नाइट्रोजिनस बेसिस? यहाँ पर है कि ये क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो वास्तव में नाइट्रोजिनस बेसिस दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ देखिए इसको ऐसे, नाइट्रोजनी क्षार दो होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पिरिमिडीन। दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स वास्तव में डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और पिरिमिडीन सिंगल। अगर हम इन दोनों को अलग अलग डायग्राम या चित्र से बनाए तो ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये जो संरचना है ये प्यूरिन है, ये जो है प्यूरिन है और पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ऐसे, ये जो है पिरिमिडीन। तो डीएनए में अब आपको समझ में आया कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड होता है, पेंटोज शुगर होते हैं जिसका डायग्राम ये है, और नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन्स में कौन कौन होता है? प्यूरिन्स में दो तरह के प्यूरिन हैं, एक को हम एडेनिन कहते हैं और दूसरे को हम गुआनिन कहते हैं। तो ये प्यूरिन्स भी दो प्रकार के होते हैं। हम अब यहाँ आते हैं कि प्यूरिन्स जो है वो, प्यूरिन्स दो तरह के, एडेनिन और गुआनिन, जिनको सिंबल में ए और जी से दर्शाते हैं। उसी तरह से जो पिरिमिडीन है,
पिरिमिडीन, वो भी 2 या 3 तरह मान लेते हैं, लेकिन डीएनए में 2 ही तरह के पिरिमिडीन्स होते हैं। वो है साइटोसिन, जिनको हम सी से दर्शाते हैं, और थायमिन, जिनको हम टी से दर्शाते हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, और पेंटोज शुगर, जिसका रेखी या स्ट्रक्चरल डायग्राम ये है और फार्मूला ये है। अब जो पेंटोज शुगर डीएनए में पाया जाता है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सीराइबोज प्रकार का जो है पेंटोज शुगर होता है। तो डीऑक्सी पेंटोज शुगर को समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर H, यहाँ OH या H यहाँ पे H और यहाँ पर जो है OH, इस तरह का ये पेंटोज शुगर है। इसका जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है इस पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। होता क्या है कि इसका जो सेकेंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नहीं रहता, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता, केवल हाइड्रोजन रहता है। इसी कारण से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये राइबोज है तो इस नाते इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाता है, बाहर हो जाता है और वहाँ हाइड्रोजन ही रह जाता है। तो यहाँ पर केवल इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इस कारण से इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये संरचना या एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है डीएनए मॉलिक्यूल का, क्योंकि हमने आपको बताया कि डीएनए कुछ नहीं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, यहाँ हमने लिखा था न्यूक्लियोटाइड वास्तव में फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है। तो फास्फोरिक एसिड ये है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है, पेंटोज शुगर है, यहाँ देखिए 3,5H10O5। अब ये डीऑक्सी पेंटोज शुगर है, तो O5 न रह करके ये क्या हो जाएगा O4, यहाँ पर कह सकते हैं डीऑक्सी पेंटोज शुगर ये। और नाइट्रोजनस बेसेस यानी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन आ जाएंगे और यहाँ पर साइटोसिन और थायमिन आ जाता है। अगर यही चीज आरएनए में पाया जाता तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता। तो ये पूरी जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है डीएनए मॉलिक्यूल का। अब समझते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो है ये कैसे अरेंज होते हैं, कैसे ये जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो हमने रासायनिक यौगिकों का नाम लिया है, जिन जो है प्यूरिन्स का, पिरिमिडीन्स का नाम लिया है, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड्स, ये डीएनए मॉलिक्यूल में कैसे अरेंज होते हैं, क्या होता है, कैसे डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक पेंटोज शुगर का एक बेस बनेगा, एक बैकबोन तैयार होता है समझिए। तो ये जो है पेंटोज शुगर का एक स्ट्रक्चर है या रिंग है। यहाँ मैं ऑक्सीजन कर देता हूँ, इसको मानिए कि यहाँ कार्बन 1, कार्बन 2, ये 1, 2, 3, 4 और कार्बन 5, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे। ऐसे ये हाइड्रोजन, ये पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है। तो
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब इसके जो फर्स्ट कार्बन है, देखिए ये पेंटोज का जो है बैकबोन तैयार हो रहा है और उसके जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर आकर के नाइट्रोजिनस जो बेसेज हैं उसमें से कोई भी एक बेस, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन हो, प्यूरिन में चाहे एडेनिन हो या ग्वानिन हो, पिरिमिडीन में चाहे वो थाइमिन हो या साइटोसिन, वो आकर के यहाँ पर होता है इसके पहले कार्बन। तो इस तरह से यहाँ पर एक नाइट्रोजिनस बेस का जो है अगर हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे ऐसे यूं यूं हमने एक प्यूरिन जोड़ दिया, इस तरह से हमने एक प्यूरिन यहाँ पर जोड़ दिया, ये ऐसे स्ट्रक्चर। अब ये एक प्यूरिन है, चाहे वो एडेनिन हो चाहे वो ग्वानिन हो, और फिर जैसे ये जुड़ता है तब इस स्ट्रक्चर को हम जो है न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देखिए यहाँ तक का मतलब पेंटोज शुगर विथ नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड हो सकते हैं। अगर ये एडेनिन है तो उसका, ग्वानिन है तो ग्वानिन से, अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन का, अगर थाइमिन है तो थाइमिन का। तो इस तरह से 4 जितने तरह के न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजनी क्षार हैं उतने तरह के न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे तैयार हो सकते हैं या तैयार होते हैं, ऐसे इस तरह। अब दूसरा, ये तो न्यूक्लियोटाइड साइड बन गया। इसी न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल के जो 5वां कार्बन है, 5th कार्बन, यहाँ देखिए, इसके साथ जो है फास्फोरिक एसिड जो है रिएक्ट करता है। फास्फोरिक अम्ल जो है इससे रिएक्ट करता है, ये फास्फेट ऐसे, ये फास्फोरिक एसिड है H3PO4, और इससे ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा ऐसे बन करके, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया और एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया ऐसे, और जो बॉन्ड बना उसका नाम हो गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ एसिडिक ग्रुप है। एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं आपस में तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ हो गया। अब जो मॉलिक्यूल बना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मॉलिक्यूल बना फास्फोरिक अम्ल को लेकर के यहाँ तक, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यह एक न्यूक्लियोटाइड है, अब यह एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से हमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, एडेनिन के साथ, ग्वानिन के साथ, थाइमिन के साथ और साइटोसिन के साथ, और उसी तरह से उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। अब यही न्यूक्लियोटाइड कैसे डीएनए में एक के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसको आप देखिए कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब मान लीजिए हमने इसको जो है ऐसे, थोड़ा सा फास्ट समझिए, इस तरह से ये ऐसे, और ये इसका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो है इसका 5th कार्बन, और 5th कार्बन के साथ उसका जुटा हुआ है फास्फोरिक एसिड यूं, और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th ऐसे लिखे। अब दूसरा, और इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसेज, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा, मैं NB कर देता हूँ, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ जुड़ा हुआ है। अब दूसरा जो इसके साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, वो उसके 3rd पोजीशन पे आएगा।
यहाँ पर, और यहाँ देखिए कैसे वो जुड़ता है दूसरा, तो वो इस तरह से कार्बन फिर, और यहाँ पर ये फिर कोई नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब इसका थर्ड वाला मतलब यहाँ पर है एक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसका जो है इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो है बॉन्ड बनेगा और ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर इसका जो है फास्फोरिक एसिड ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर इस तरह से ऐसे यहाँ भी इधर भी, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता चला जाता है। और एक जो है पहले पांचवें और तीसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, यहाँ तीसरा कार्बन इसका पांचवा कार्बन, अगला फिर इसके तीसरे से बनेगा, यहाँ थर्ड वाले से फिर नेक्स्ट बनेगा, तो इस दिशा में ये मूव करेगा। तो जो डायरेक्शन होगा इसके मूवमेंट का वो 5 to 3, 5 से 3 की दिशा में ये मूव करेगा। ऐसे ही एक चेन बन जाएगा, एक बड़ा सा चेन बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड का, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और उसका ग्रोथ यानी उसकी जो ग्रोइंग हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, वो 5 से इस दिशा से जो यहाँ 5 है वहाँ से 3 की तरफ होती जा रही है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल में जो हम पढ़ रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल में 2 श्रृंखलाएं होती हैं। ऐसे ये डबल हेलिकल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हेलिकल संरचना है, इस तरह की संरचना है। तो इसका एक स्टैंड 5 to 3 डायरेक्शन अगर जा रहा है, तो दूसरा जो है 3 to 5 डायरेक्शन होगा, 3 to ये डायरेक्शन इसका होगा। एक अगर इधर से इधर है तो दूसरा इधर से इधर है, उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो यह एक श्रृंखला है, तो दूसरा श्रृंखला बिल्कुल इसके इस तरफ जो है बनेगा, और उसका दिशा जो है इस तरह से ऐसे। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, और यहाँ पर अगर कार्बन है तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बनता हुआ चला जाएगा, ऐसे ये ग्रो करेंगे। और यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस है, तो इनके बीच में जो है बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन है, तो उनके बीच में जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। गुआनिन और साइटोसिन है, तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ थाइमिन है, सपोज यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से देखेंगे आप कि इसका डायरेक्शन इधर से है तो 5 to 3, तो इसका डायरेक्शन ये है, उल्टा है, यानी कि रिवर्स है, यहाँ 5 होगा और इधर 3 होगा, तो ये एंटी पैरेलल चलता है। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है डीएनए मॉलिक्यूल का, और जो हेलिकल हो जाती है, ट्विस्ट कर जाती है और डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। तो इस तरह से यह जो है डीएनए का जो है केमिकल स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए, इसको बताने के लिए तमाम सारे वैज्ञानिकों ने काम किया। उसमें चार्गाफ का नाम महत्वपूर्ण है, उसमें विल्किंस का नाम महत्वपूर्ण है, उसमें वाटसन एंड क्रिक का जो है कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
एक्चुअली डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया, वो प्रोफेसर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया और उनमें बहुत सारे सहयोगियों ने उसमें सहयोग किया। उसमें जो है विल्किंस का नाम भी फेमस है। तो ये नहीं कह सकते कि केवल वाटसन एंड क्रिक ने इसको दे दिया, इसके पहले बहुत सारे कार्य किए गए और उन वैज्ञानिकों के कार्य के सहयोग से वाटसन एंड क्रिक जो है सक्षम हुए इस तरह का मॉडल देने के लिए, डबल हेलिकल मॉडल देने के लिए। और उस मॉडल का क्या और डिटेल है उसको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।